तो चलिए कंपनी लॉ में टॉपिक को आगे रीड आउट करेंगे, उससे पहले एक पॉइंट ओपीसी से रिलेटेड जो मैंने आपको रीड आउट करवाया था, ये पॉइंट अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये लॉ का ही पार्ट नहीं रहा, ये हटा दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। नहीं कल नहीं है सर, नहीं। अब ओपीसी कभी भी कन्वर्ट हो सकती है, ये जो पहले था ना कि 2 इयर्स का बीच में गैप होगा, अब उस गैप की रिक्वायरमेंट खत्म। तो बोलने तो दो यार, बोल रहा। तो एक तो टाइम लिमिट कंप्लीट जो कंप्लीट होनी चाहिए थी वो खत्म, अब वॉलंटरीली आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। पहले कंपलसरी कन्वर्जन था कि इतना टर्नओवर हो गया, इतना कैपिटल हो गया तो भी आपको मजबूरन एक नॉर्मल ओपीसी या वो प्राइवेट कंपनी बनना पड़ेगा। अब वो नहीं है, आप ओपीसी जब तक चाहो चला सकते हो। हाँ, जब आप कभी भी कन्वर्ट करना चाहो कभी भी कर सकते। तो ये वाला पॉइंट जब आपको ये नोट्स मिलेंगे ना, तो उसमें से आप प्लीज इस पॉइंट को कट कर देना, बाकी सेम एज इट इज है। आज अपन आगे टॉपिक को रीड आउट करेंगे। हाँ, 2 सवाल आप जल्दी से पूछ लो। चलो अब ध्यान से सुनो सर, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। अब जिसने आपको ऐसा बताया उसको ऑनलाइन डाल के देख लो। बाय द लॉ, कोई कभी भी एक्ट के पीछे आपको ऐसे रीजन नहीं बताया जाए, पार्लियामेंट सिर्फ लॉ बनाता है। ये नहीं कि इस लॉ में इस सेक्शन का क्या कारण है, इस प्रोविजन का क्या कारण है, नहीं मिलेगा, किसी भी लॉ में नहीं मिलेगा, नॉट ओनली कंपनीज एक्ट। अब इनकम 2.5 लाख तक ही एग्जम्प्ट है, 260 क्यों नहीं? नहीं है कोई कारण सर, नहीं है कोई कारण। चलो ध्यान से सुनो सर, अभी आपकी एक ओपीसी है, ओपीसी बोले तो 1 पर्सन कंपनी, बट अब आपका मन कर रहा है कि इसको आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो। क्योंकि देखो जब तक ओपीसी रहोगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक तो जो भी आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा आपको अकेले को करना होगा, आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाओगे, किसी को आप ओनरशिप नहीं दे पाओगे। आईपीओ लेके आना तो बहुत दूर की बात है, पॉसिबल ही नहीं है सर। आईपीओ में तो पब्लिकली शेयर इश्यू देने होते, लेकिन आपका आगे जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बड़े लार्ज लेवल पर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप चाहते हो कि आप शेयर इश्यू करोगे, बट ओपीसी रहते हुए एक मेंबर के अलावा किसी और को शेयर्स देना पॉसिबल, तो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लो। सर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि यदि आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट हुए हो तो लाइफ टाइम ओपीसी ही रहो। आपके पास वॉल्यूंटरली कभी भी अपनी ओपीसी को एक नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन हमेशा रहेगा। अब क्वेश्चन आता है सर उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड तो हो, अब सिर्फ आपको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो पहला पॉइंट है सर कि जो भी ओपीसी नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती, तो पहले आप अपनी मेमोरेंडम ऑल्टर करो। देखो मेमोरेंडम में सबसे पहले नाम लिखा होता है, अभी आपके नाम में ओपीसी वर्ड है ना, हटा दो। तो अपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ऑल्टर करो सिर्फ, क्योंकि जैसी भी आप कंपनी बनना चाहोगे उसके अकॉर्डिंग आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होने चाहिए। उसके लिए आपको एक प्रस्ताव पास करना होगा कंपनी के लेटर हेड पर, कंपनी का मेंबर ये रिजोल्यूशन पास करेगा कि हाँ मैं मेरी ओपीसी को एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अब एक चीज और सुनो आप, अब आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनना चाहते हो ना, दिमाग पे थोड़ा बोझ डालो, कितने मिनिमम मेंबर चाहिए? अभी कितने हैं? तो अपने शेयर ट्रांसफर करो एक जने को और। चलो, और यदि पब्लिक बनना चाहते तो 7 चाहिए, अभी कितने हैं? तो कितने और लोगों को मेंबर बनाओ? 6। दूसरा, नंबर ऑफ डायरेक्टर, ओपीसी में डायरेक्टर एक होता है, प्राइवेट में मिनिमम, पब्लिक में मिनिमम, बट अभी तो आपकी ओपीसी में एक ही होगा। चलो एक बात बताओ, क्या ओपीसी में 2 डायरेक्टर हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हो सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो, 1 पर्सन कंपनी मीन्स 1 मेंबर, डायरेक्टर में भी 2 3 4 5 6 7 18 सॉरी 15 तक होते हैं, 18 तो नहीं होते। अरे भगवान, नहीं होते सर, मानो झूठ नहीं बोल रहा सच।
मैक्सिमम डायरेक्टर ओपीसी में 15 हो, सर डायरेक्टर इंप्लॉई हैं, स्टाफ की कोई लिमिट नहीं है। हाँ बन सकते हैं सेम टाइम पर। होता यही, आपकी गाड़ी मालिक भी आप, ड्राइवर भी आप। रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी जी शेयर होल्डर भी हैं तो डायरेक्टर भी हैं। रतन जी टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर भी हैं। अब तो चलो उनकी थोड़ी एज हो गई तो उन्होंने कई डायरेक्टरशिप छोड़ दी, लेकिन आज भी वो कई कंपनीज में एज ए डायरेक्टर हैं। सुनील मित्तल जी भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर भी हैं तो भारतीय एयरटेल के डायरेक्टर भी हैं। आप शेयर होल्डर भी और डायरेक्टर दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो सर जब भी आप अपनी ओपीसी को किसी भी दूसरी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो पहले आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर करना होगा। कोई प्रॉब्लम? सेकंड पॉइंट में पढ़ा चुका हूं सर कि यदि आप ओपीसी हो, आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होंगे तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भी इंक्रीज करना। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ओपीसी से पब्लिक जाने का मतलब है फिर आपको नंबर ऑफ मेंबर भी ज्यादा करने पड़ेंगे, और यदि डायरेक्टर आपके पहले से कम हैं तो आपको डायरेक्टर भी ज्यादा करना। बाकी कन्वर्जन के लिए कहीं मना नहीं है। अब जब भी आप अपनी ओपीसी को नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो आप ऑनलाइन आरओसी के पास एप्लीकेशन लगाएंगे। एक वेबसाइट है, लर्न मत करना, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, www.mca.gov.in। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी आरओसी डिपार्टमेंट का नाम है। इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। आपकी हर कंपनी की एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, लॉगिन करो और वहां पर फॉर्म नंबर INC6 पे आप क्लिक करो और वो पूरे फॉर्म को फिल करो आप। तो वो आपसे एग्जिस्टिंग डिटेल्स पूछेगा, तो अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कौन, मेंबर कौन, वो सारी डिटेल भर दो। फिर अब नई क्या बनना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी, तो उसका नाम क्या होगा वो सारी डिटेल्स आप बता दो और साथ में ये डॉक्यूमेंट अटैच कर देना। ये जो फॉर्म है ना इसके साथ में PDF फाइल अटैच हो सकती है। अरे जैसे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, एग्जाम फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो डॉक्यूमेंट, तो यहाँ भी डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट? ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल, ठीक है, रिजोल्यूशन की कॉपी, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड मेंबर्स, क्योंकि ओपीसी में कितने मेंबर थे? एक। अब आप प्राइवेट या पब्लिक बनोगे तो मेंबर की लिस्ट बनेगी ना, तो प्रपोज्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स अलोंग विद देयर कंसेंट। डायरेक्टर जिसको भी बनाओगे साथ में उसकी कंसेंट लोगे। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, यदि आप ओपीसी हो और बिजनेस कर रहे थे तो हो सकता है कोई क्रेडिटर हो आपका, भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, अनसिक्योर्ड हो, कोई से रॉ मेटेरियल ले रखा हो, कोई से लोन ले रखा हो, स्टाफ की सैलरी पेंडिंग है वो भी क्रेडिटर हुए। अकाउंट्स में पढ़ते हो ना सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो क्रेडिटर ही तो है। तो जो भी आपके क्रेडिटर हैं उनकी लिस्ट बना के दे दो और आपका लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पी। यदि आज मैं दिसंबर 23 में मेरी ओपीसी को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करूं तो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट कौन सी होगी? 31 मार्च 23, यानी जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये सारे डॉक्यूमेंट की आप PDF फाइल बनाओ और PDF फाइल बना करके कौन से फॉर्म के साथ में अटैच करना है? ई फॉर्म INC6, याद रखना इस फॉर्म को। ई फॉर्म INC6 इज एन एप्लीकेशन फॉर्म टू कन्वर्ट ओपीसी इनटू प्राइवेट। ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आप किसको फॉरवर्ड कर दोगे? आरओसी। सर कंपलसरी है, हो ही नहीं सर, कंपनी के केस में ऑडिट इज कंपलसरी। सर बाकी जैसे पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोपराइटरशिप है, उनमें ऑडिट के लिए एक टर्नओवर की लिमिट है कि इतनी टर्नओवर होगी तो ऑडिट। याद रखना कंपनी के केस में चाहे आपकी 1 रुपया टर्नओवर हो, 0 रुपये टर्नओवर हो, आपने तो कंपनी बना के रख ली, आप तो बिजनेस नहीं कर रहे, तो भी ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ओपीसी इज ऑल्सो ए कंपनी, कंपनी कौन सी भी हो, चाहे ओपीसी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सेक्शन 8 हो, होल्डिंग, सब्सिडी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, छोटी बड़ी कैसी भी कंपनी, कंपनी मीन्स ऑडिट कंपलसरी। चाहे आपके 1 रुपए के टर्नओवर है तो भी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स आपको चाहिए। ये नहीं होगा तो आप कन्वर्ट नहीं हो पाओगे, सिंपल। ये सभी डॉक्यूमेंट आपने किसको फॉरवर्ड कर दिए? आरओसी को। अब जब आप लॉगिन करके देखोगे ना तो ऐसे दिखाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म इज अंडर प्रोसेस। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आरओसी विल टेक टाइम।
यदि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं आपके तो फिर आरओसी उसको अप्रूव कर देगा, और जैसे अप्रूव करेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ओपीसी एक प्राइवेट या जो भी पब्लिक कंपनी आप बनाना चाहते हैं तो उसमें कन्वर्ट होगी। और सबसे अच्छी चीज सुनो, आपको नई बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगी, बट उसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज जस्ट लाइक बर्थ सर्टिफिकेट। चार्जेस तो सर नॉर्मली जैसे 400-500 रुपए की फीस होती है, वो हर कंपनी के कैपिटल पे डिपेंड करता है। आरओसी की फाइलिंग फीस मिनिमम 300 रुपए से स्टार्ट होती है, फिर जितना ज्यादा कैपिटल उसी के अकॉर्डिंग 300, 400, 500, 700 ऐसे अमाउंट लगती रहती। ये था एक नया, हाँ पैन, वो तो चलो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा, पैन कार्ड भी नया होगा, फिर आप जहां भी आपके बैंक अकाउंट थे उनको इंटीमेट करो, चेकबुक नहीं मिलेगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट। देखो नेम चेंज हुआ है तो जो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सारे करने होंगे। कंपनी के बाहर बोर्ड लगा रखा था वो दोबारा नया आएगा क्योंकि उस पर भी नाम चेंज होगा, वो तो सारे चेंजेस करने होंगे वो तो कॉन्सिक्वेंटली। अब आता है सर नेक्स्ट पॉइंट, अभी कौन सा प्रोसीजर पढ़ा था, ओपीसी से, और अब अपन टॉपिक पढ़ेंगे प्राइवेट से ओपीसी। यदि कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी से यदि ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहती है, यानी अभी आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो और आपको यदि ओपीसी में कन्वर्ट होना है, सर सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ के, सेक्शन 8 बोले तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ, सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ करके कोई भी कंपनी कभी भी और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट, सॉरी ओपीसी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। प्रोसेस क्या होगा, पहला पॉइंट बहुत इजी पॉइंट है कि आप प्राइवेट कंपनी अदर देन किसको छोड़ करके, सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ करके कोई भी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ओपीसी। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अब थोड़ा सा आ सकता है बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ये टर्म आप पहली बार पढ़ रहे हो, अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज आ गई, स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा करता हूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि आगे चल करके एक टॉपिक आएगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर ये स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होते हैं। एक बार इस टॉपिक को यहीं छोड़ते, मैडम ध्यान दें, आपका क्या नाम, प्रेक्षा नाम है, ठीक, आपका नाम है, प्लीज थोड़ी सी बातें, ठीक, आप लोग सच में बहुत समझदार है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब आप ये बोलो कि सर आपको गलत फहमी है, नहीं बोलेंगे ना, हाँ चलो ध्यान दें, कंपनी में 2 अथॉरिटी होती, कंपनी के मालिक कौन, शेयर होल्डर्स। हर्षिता ये बात तो आप भी मानोगे, कंपनी के ओनर कौन होते हैं, कंपनी को चलाते कौन है, डायरेक्टर्स नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, बात एक ही है, बस कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। नेक्स्ट सर, ये जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी जब भी मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स की 1 साल में 1 बार मीटिंग होना कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। तो इसको अपन जनरल मीटिंग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जनरल मीटिंग, हिंदी में आम सभा बोलते हैं। और डायरेक्टर्स की मीटिंग ये तो रेगुलरली होती रहेगी, क्योंकि डायरेक्टर्स तो कंपनी को रन कर रहे हैं ना, कुछ भी नया डिसीजन लेना होगा, डायरेक्टर्स की मीटिंग तो रेगुलर होती रहती है, महीने में 1 बार 2 बार, या 2 महीने में 1 बार 3 बार, ऐसे डायरेक्टर्स की मीटिंग रेगुलर। डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो आप, बोर्ड मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग जनरल। कंपनी के मालिक कौन, शेयर होल्डर्स। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है 31 मार्च को, फिर उस ईयर की आप P&L बैलेंस शीट बनाते हो, फिर अपने मालिक को हिसाब दोगे आप। वो जो मीटिंग होती है ना जिसमें शेयर होल्डर्स के सामने पूरी साल की परफॉर्मेंस रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड एजीएम, एनुअल। तो उसमें शेयर होल्डर्स और डायरेक्शंस देंगे कि अब अगले साल ये करना, वो देखो अल्टीमेट ओनर तो यही लोग हैं, ये लोग डायरेक्शंस देंगे कि आगे कंपनी में क्या करना है, और उनको इंप्लीमेंट कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
सर डायरेक्टर्स की जब भी मीटिंग होती है तो डायरेक्टर भी तो अपना प्रस्ताव पास करेंगे। मान लो सर कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, ध्यान से सुनो प्लीज, किसी भी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, 10 मान लो, 15 मान लो, जब भी डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तो वो कोई डिसीजन लेंगे ना, डायरेक्टर्स के डिसीजन को बोर्ड रिजोल्यूशन बोलते हैं। सर ये टर्म एक बार अच्छी तरह से समझ लो, लाइफ टाइम काम आएंगे आपके। डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यानी डिसीजन और बोर्ड यानी डायरेक्टर का। यहां तक तो समझ जाओगे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी तो डिसीजन लिए जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर रिजोल्यूशन। नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। उसके दो नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, उसके दो नाम होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर ये दो कैसे, हम समझ नहीं पाए। बता रहा हूं ना, तो ध्यान दो। आज जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, 35 लाख मेंबर हैं। सर परिवार जितना बड़ा होता है, ये इम्पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है कि सभी लोग एग्री होंगे। अपने घर परिवार से अपन बात करें, अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, और कभी कोई डिसीजन लेना हो तो ऐसा होता है ना, 2 एक तरफ, 3 एक तरफ, एक तरफ। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो और सबकी कंसेंट हो। कम होता है ना। अरे जैसे घर में एक टीवी है, अब उस टीवी में उस टाइम मैच देखना है, न्यूज देखना है, सीरियल देखना है, कार्टून देखना है, सबके अलग अलग विचार होते हैं ना। नहीं, देवी देवताओं होते हैं। तो सर एक बात बताइए, जिन कंपनी में हजारों लाखों मेंबर हैं, आपको लगता है कि वो कोई जब डिसीजन लेंगे तो सब लोग 100% एक तरफ होंगे? तो फिर फैसला कैसे लें? मेजोरिटी। हर जगह यही रूल चलता है, मेजोरिटी जो बोलेगी वही करेंगे, यही होगा ना। ध्यान से सुनो, कंपनी लोगों ने क्या बोला कि कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आप मेजोरिटी से ले सकते हो। मेजोरिटी मींस मोर देन 50%, नॉट 50। कुछ ऐसे डिसीजन हैं जिसको आप मेजोरिटी से ले सकते हो, तो वो तो आएंगे यहां पर। यहां चाहिए सिंपल मेजोरिटी, सिंपल। चलो मैं एक बार समझने के लिए लिख देता हूं, मोर देन 50%। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें मेजोरिटी नहीं जी, 75% लोग एग्री होने चाहिए। चलो 100% तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, बट 3/4 लोगों की कंसेंट चाहिए। सर वो थोड़े बड़े डिसीजंस हैं, वहां सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलता। और कंपनी लॉ में ऐसे कई डिसीजंस आएंगे, जैसे एक तो अपन अभी जस्ट पढ़ेंगे, वही जो बड़े डिसीजंस होंगे ना, उसमें मोर देन 50% नहीं, 3/4 लोग एक तरफ हो, एग्री करे तो ही वो फैसला होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। ऐसा डिसीजन जिसमें 3/4 कंसेंट चाहिए। कितनी कंसेंट? 3/4। 75% बोल दो आप, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रिजोल्यूशन। और सर स्पेशल रिजोल्यूशन कोई स्पेशल डिसीजन में ही पास होती है। जो रूटीन एक्टिविटीज हैं उनमें ओआर पास होती है, जैसे हर साल की P&L बैलेंस शीट अप्रूव करना, डायरेक्टर अपॉइंट करना, ऑडिटर अपॉइंट करना, डायरेक्टर रिटायर हो गया तो उसको रीअपॉइंट करना, नए, ये नॉर्मल डिसीजंस। लेकिन कंपनी का स्ट्रक्चर बदलना, अरे भाई प्राइवेट से ओपीसी बनना, कंपनी का नाम चेंज करना, ऐसे कम से कम 30-40 डिसीजंस हैं कंपनी लॉ में जिसमें एसआर पास होती है, और बाकी रेस्ट ऑफ द कंपनी लॉ ओआर। यही लॉ है सर। जिस भी सेक्शन को पढ़ो ध्यान से पढ़ना, जब भी ऐसे लिखा होगा ना कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, तो ये पक्का लिखा होगा कि अप्रूवल बाय ओआर या एसआर। चलो कुछ नहीं लिखा तो मान लो साइलेंट है लो, ओआर। कुछ नहीं लिखा, ओआर। स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड होगा, तो ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। एक बात और सुन लो आप, जब भी एसआर पास होगी, इतना तो मान गए आप कि सर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है,
जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो किसी भी काम के लिए, आज आप प्राइवेट से ओपीसी वाली कर रहे हो, कल अपन नेम चेंज करेंगे, आर्टिकल चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करेंगे, वहां पर भी एसआर आएगी। जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो, जब भी किसी भी काम के लिए बोल रहा हूं मैं, उसकी एक कॉपी तुरंत आरओसी को फाइल करो ऑनलाइन। सर कंपनी बनाना के अपने बेनिफिट हैं, लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट ये नुकसान है सर, आप अपने फैसलों को छुपा नहीं सकते, आप तुरंत आरओसी को फाइल करोगे। और पता है सर, आरओसी की वेबसाइट पब्लिक वेबसाइट है, आप या मैं कोई भी चेक कर सकते हैं। आपको देखना है ना, रिलायंस की अभी जो एजीएम हुई थी उसमें क्या डिसीजन लिए, उन्होंने क्या रिजोल्यूशन पास की, तो कॉपी आरओसी को फाइल की होगी। सिर्फ 100 रुपये लगते हैं, आरओसी की साइट पे हमसे.gov.in। और आप रिलायंस जब से बनी है, मैं क्या बोल रहा हूं, तब से आज तक उसने जितनी बैलेंस शीट P&L आरओसी को फाइल किए सारे ऑनलाइन रखे मिलेंगे आपको। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप अपने फैसलों को छुपा के नहीं रख सकते। आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आप अपनी P&L बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट जो हर साल बनती आरओसी को फाइल हो, इसलिए इन्वेस्टर्स का फेथ है सर। और उसका एक फॉर्म बता रहा हूं, जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन, 1 मिनट सर बस ये बता देता हूं फिर बता दो, जब भी आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे उसकी कॉपी किसको फाइल करेंगे सर, सब्जेक्ट मत देखना, एसआर पास हुई है ना, कुछ भी डिसीजन हो, एसआर पास हुई है ना, तुरंत कॉपी आरओसी को फाइल करो। कौन सा फॉर्म होगा बता देता हूं, याद रख लेना, बस हमेशा काम आएगा। ई फॉर्म लिखा होगा, ई ई क्यों, इलेक्ट्रॉनिकली, पहले चीज 2006 से पहले 18 साल हो जाएंगे अब तो, ये सब चीजें फिजिकली होती थी तो फॉर्म होती थी, अब ऑनलाइन होगी तो ई फॉर्म हो गई। तो इसका है फॉर्म MGT 40। ये चाहे मैं कहीं लिखूं या ना लिखूं, मैं बताऊं या मत बताऊं, इतना याद रख लेना, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुई है ना तो पक्की बात है MGT 14 तुरंत आरओसी को फाइल। ये कंफर्म याद रखना, आपको उसको कभी भूलना नहीं है, जब भी एसआर पास हो। वैसे मैंने कोशिश की कि मैं हमेशा नोट्स में साथ साथ लिखूं, बट मान लो कहीं मैं ना लिखूं और नहीं भी बताऊं ना, तो कंफर्म है जब भी एसआर पास होगी तुरंत उसकी कॉपी आरओसी को फाइल हो। कौन से फॉर्म में, MGT 14। अब मैं एक वर्ड बोल रहा हूं तुरंत, नहीं तुरंत ऐसा नहीं कि उसी वक्त, लोन एक टाइम दिया है, कहीं कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन 30 डेज। तो जिस दिन आपके एसआर पास उसकी विद इन 30 डेज उसकी कॉपी किसको फाइल करोगे, आरओसी। अब मुझे बताओ, अब कई बार सेक्शन में लिखा होगा बोर्ड रिजोल्यूशन, तो समझ जाओगे ना, डायरेक्टर की रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लिखा हो तो शेयर होल्डर की रिजोल्यूशन बट सिंपल मेजोरिटी, और स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर होल्डर की रिजोल्यूशन बट स्पेशल मेजोरिटी। नहीं, एटलीस्ट 75 है इनफ। चलो आप ध्यान दें प्लीज, कॉमन है ये ऊपर, इसलिए मैंने कंपनी वर्ड लिख दिया, ये दोनों में कॉमन है सर, ये दोनों में कॉमन है। चलो अब एक बार स्क्रीन पे ध्यान दो और अपने नोट्स की तरफ आते हैं अपन। अब मोबाइल को छोड़ दो, फोटो ले ली ना आप लोगों ने, हाँ एक और पूछ लो सर आप। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ पहले प्राइवेट बनाओ फिर ओबीसी बना लो, डायरेक्ट के लिए लो में प्रोविजन। चलो ध्यान से सुनो, सेकंड पॉइंट रीड आउट करो। अरे फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा कि कंपनी एसआर पास करेगी ना, अरे एसआर पास करोगे, एसआर पास यानी आपके जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स उनकी मीटिंग बुलाओ और उनकी कंसेंट लो। सर ये रिजोल्यूशन पास करने से पहले कंपनी अपने मेंबर से एनओसी भी लेगी, नो ऑब्जेक्शन, इसको शॉर्ट में एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और किन किन से, अपने मेंबर से और क्रेडिटर से। और सेकंड पॉइंट, जब भी एसआर पास होती है उसकी फॉर्म की रिजोल्यूशन की एक कॉपी कौन से फॉर्म में आरओसी को फाइल करनी है, MGT 14। कितने दिन में जी, 30 डेज। और वही फॉर्म दोबारा आ गया जो ऊपर वाले टॉपिक में था ना, ई फॉर्म INC 6, दोबारा उसी लॉगिन करो, फॉर्म INC 6 को फिल करो कि हम ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी हैं और अब हम ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। और ये साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें डायरेक्टर से डिक्लेरेशन देंगे। एक वर्ड सुना होगा आपने, एफिडेविट। एफिडेविट होता है एक तरह से डिक्लेरेशन देना स्टाम्प पेपर पे,
उसको एफिडेविट बोलते हैं। स्वॉर्न का मतलब होता है शपथ लेना, कि हाँ मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ये बातें हुई हैं और इनमें कुछ गलत मिला तो मैं पर्सनली जिम्मेवार हूं। तो स्टाम्प पेपर पर जो डिक्लेरेशन देते हैं वो डिक्लेरेशन क्या बन जाती है? एफिडेविट। तो डायरेक्टर्स ये डिक्लेरेशन देंगे कि हमारी कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने राइटिंग में अपनी कंसेंट दी है। नेक्स्ट, अपने मेंबर्स की लिस्ट, क्रेडिटर्स की लिस्ट साथ में अटैच करो। सर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, ये तो नॉर्मल है। और जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, ये बड़े काम की चीज है सर। सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी जिन बैंक से आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है एसेट मॉर्गेज करके। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट में कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज है, तो उनकी एनओसी भी साथ में अटैच करो। सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल कर दो। सर यदि आरओसी को लगता है कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो सेम वही चीज आपकी एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कर देगा और आपको नई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू। सर टाइम कितना लगता है, इसका कोई फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है सर। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। क्यों है सर? क्यों मतलब फॉर्म्स लाइन में लगे हुए हैं, जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा वो फॉर्म आगे चलते जाएगा। जल्दी करवाना है, गांधी जी को याद रख। बट वो फीस वो नहीं है, लीगल नहीं है वो, समझ गए ना? हाँ, और उसके लिए भी फिक्स चैनल है, उन्हीं के थ्रू ही आपको जाना है। कंपनी में कोई भी नहीं नहीं सर, ये INC 6 फॉर्म सिर्फ 2 ही पर्पज में काम आता है, ओपीसी टू प्राइवेट, प्राइवेट टू ओपीसी। और फॉर्म आएंगे फिर, हर चीज का एक फॉर्म होगा, हर चीज का एक फॉर्म होगा। हाँ, स्पेशल रिजोल्यूशन जब भी पास होगी हम GT 14 जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे फॉर्म की लिस्ट लंबी होती जाएगी। जैसा पर्पज उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्म मिलेगा। अब आता सर ये स्मॉल कंपनी क्या होती है, क्योंकि एक कंसेप्ट आया सर कंपनी लॉ में, स्मॉल कंपनी। भाई बेसिकली पहले क्या थी, कंपनी 2 ही टाइप की हुआ करती थी, या तो प्राइवेट या पब्लिक। चलो मैं थोड़ा सा एक बार आपको पुराने कंपनी लॉ में लेके चलता हूं। देखो मैं ऐसी पुरानी कोई बात बताऊं, समझ जाना, आपके एग्जाम में नहीं आएगी बट आज के टॉपिक को समझने के लिए काम आएगी आपकी। पहले कंपनी या तो प्राइवेट होती थी या पब्लिक होती थी। जब 1956 का लॉ था, 1956 के कंपनी लॉ में सिर्फ 658 सेक्शंस थे। थोड़ा लेंदी था, खैर हमने जब CS की तब यही था। तो 658 सेक्शन थे, पूरा सिलेबस में था। और लगभग कई ऐसे सेक्शन थे, मतलब मेजोरिटी ऐसे प्रोविजंस थे जो प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट देते थे कि ये टॉपिक प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, ये प्राइवेट कंपनी को नहीं करना। यानी बेनिफिट प्राइवेट और पब्लिक के कॉमन, और ऑब्लिगेशन प्राइवेट के कम और पब्लिक के। तो लोग पता क्या करते थे, ज्यादातर प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट और अपना बिजनेस करते आराम से। और प्राइवेट कंपनी का हर डिसीजन आरओसी को फाइल नहीं होता था, तो आराम से कुछ भी करो, पता भी नहीं चलता था, बहुत सारे स्कैम होते थे। लेकिन जब 2014 में कंपनी लॉ को चेंज किया, तो अब जो कंपनी लॉ है ना नए वाला 2013 वाला, उसमें सिर्फ 470 सेक्शंस। अरे बहुत कम हो गए सर, 470 सेक्शंस। लेकिन अब की बार कंपनी लॉ थोड़ा रिजिड बना कि नहीं, हमारे लिए सब बराबर है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। तो सर जो छोटे व्यापारी हैं, जो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करके अभी जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, परीक्षा स्क्रीन की तरफ ध्यान दो बेटा, टॉपिक समझ में नहीं है। तो जो छोटे व्यापारी थे वो प्राइवेट कंपनी बनाते, लेकिन आप ये बोल दोगे कि हमारे लिए सब बराबर। अब इनकम टैक्स बोल दे कि 1 रुपया भी इनकम होगा तो भी टैक्स लगेगा, कोई 2.5 लाख 5 लाख तक छूट नहीं मिलेगी। तो सर फिर तो जो थोड़े थोड़े पैसा कमा रहे उसके भी टैक्स लगेगा, लगेगा ना? तो फिर वो गलत। लो ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल हो। इसलिए लो ने क्या किया, कोई ना कोई बीच में कि इतने तक इनकम की छूट और इतने के बाद टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ बाइफिकेशन किया ना। जब यहां पर बोल दिया कि सब बराबर, तो फिर वो जो छोटी प्राइवेट कंपनीज थी, छोटे बिजनेसमैन थे, उन्होंने सरकार को कहा कि क्या कर रहे हो आप। माना कि कुछ लोग इस सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं, तो आप उस सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो ना, आप सबके लिए कॉमन लॉ बना दोगे। तो फिर गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाला,
कि जो स्मॉल कंपनी होंगी ना उनको हम कुछ बेनिफिट्स देंगे, बेनिफिट अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉल कंपनी कौन होगी, क्योंकि फिर तो हर कोई बोलेगा हाँ हम भी स्मॉल हैं, हम भी स्मॉल कंपनी। तो फिर लॉ ने स्मॉल कंपनी की एक डेफिनेशन दी। तो मैं आपको 2013 में एक बार लेके चल रहा हूं, फिर आज 2024 में ले आऊंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन जो थी ना इसमें बहुत अमेंडमेंट हुए हैं सर। जब ये कंपनी लॉ बना तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, पहले तो स्मॉल कंपनी किसे कहेंगे, तो ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि इसमें गलती मत कर देना, इसके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। सर स्मॉल किसकी डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लोज 85 में। सर स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी, सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही, तो स्मॉल कंपनी मींस है प्राइवेट कंपनी। लेकिन जब अपन लॉ में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि स्मॉल कंपनी मींस है कंपनी अदर देन पब्लिक, तो मींस प्राइवेट। बट लॉ हमेशा उल्टा लिखेगा, नेगेटिव लिखेगा कि इनको छोड़ के बाकी सब, तो नेगेटिव बताएगा। इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं, स्मॉल कंपनी मींस है जो इन दो कंडीशन को पूरा कर दे। हाँ बट बेनिफिट पहले से ओपीसी को अलग से दिए हुए हैं। ये हुज पेड अप कैपिटल, हुज पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड, कोई ना कोई अमाउंट होगी वो अपन लिख लेंगे, और हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, कोई ना कोई अमाउंट होगी वो अपन लिख लेंगे। चलो जब ये कंपनी लॉ बना था ना तब ये अमाउंट होती थी कि जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं और जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा। ये मैं 1 अप्रैल 2014 की बात बता रहा हूं, 10 साल हो जाएंगे अब। और इनके बीच में और था, यानी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो या टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, कोई एक कंडीशन पूरी कर दो, और मींस एनी वन ऑफ टू, कोई एक कंडीशन पूरी कर दो। तो पता है सर क्या हुआ, ऐसी कई कंपनी जिनके टर्नओवर कई करोड़, जैसे पैनासोनिक, पैनासोनिक एक प्राइवेट कंपनी, कैपिटल कम है और टर्नओवर तो बहुत ज्यादा है। टर्नओवर उनका 1000 करोड़, कैपिटल 30 लाख, बाकी लोन ले रखा है। शेयर कैपिटल होना कोई जरूरी थोड़ी ना, सीधे आपको लोन दे रहे हैं बैंक तो लेते रहो, और बैंक लोन बदले में एसेट देगा, एसेट आप दे रहे हो। ऐसी कई कंपनी सिर्फ कैपिटल इतना सा और टर्नओवर उसकी कई गुना। सर जो सच में बड़ी कंपनी थी, लेकिन वो भी इस डेफिनेशन की जो कमी थी ना एक, उसका फायदा उठा लेती। तो ऐसा नहीं होता कि सरकार को पता नहीं चलता। उस टाइम अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी वही देखते, बहुत अच्छे एडवोकेट थे वो। उनके सामने इंडस्ट्री की रिपोर्ट तो आती ही कि मिसयूज हो रहा है। तो उन्होंने 27 फरवरी 2015 को, तो लगभग 1 साल हो गया था लोगों को लगे हुए, उन्होंने कंपनी लॉ में पहला अमेंडमेंट किया। सिर्फ उन्होंने इतना सा अमेंडमेंट किया कि इस और को एंड कर दिया। सर आप विश्वास नहीं करोगे, लाखों कंपनीज स्मॉल कंपनी के दायरे से बाहर, और को एंड करते ही सिस्टम ही चेंज हो गया सर। अब वो ही कंपनी स्मॉल हो सकती जो दोनों कंडीशन पूरी, कैपिटल भी कम और एक्चुअल में होना भी यही चाहिए था, इसी मतलब बेनिफिट भी नहीं कोई मिले। बट वो लो ड्राफ्टिंग में कई बार मिस्टेक हुई, वो ओआर लिख दिया, ओ सॉरी माफ करना, और लिख दिया और लिखना था एंड, बट वो गलती सुधार ली गई। फिर बाद में धीरे धीरे सरकार के पास और भी रिकमेंडेशन आई कि आप इस लिमिट को थोड़ा सा तो बढ़ाओ, क्योंकि 2 करोड़ टर्नओवर कोई बड़ी नहीं है, और जैसे ही 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होती है आप स्मॉल कंपनी का बेनिफिट ही नहीं देते। और 2 करोड़ टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट नहीं। आप जानते हो ना प्रॉफिट और टर्नओवर में बहुत सारा डिफरेंस होता है। कई ऐसे बिजनेस है जिसमें टर्नओवर खूब होती है, मार्जिन कम होता है, तो प्रॉफिट लाखों में, टर्नओवर करोड़ों में।
तो गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ा करके 2 करोड़ किया, इसको बढ़ा करके 20 करोड़ किया। फिर भी लोगों का मन नहीं भरा। हाँ, फिर भी गवर्नमेंट से कि प्लीज थोड़ा और बढ़ाओ। आज जो लिमिट है ना वो ये चल रही है, आज 4 करोड़ और ये 40 करोड़। देखो ये आज की लिमिट है, कल हो सकता है कुछ और हो जाए। आप यदि जून अटेम्प्ट देते हो ना तो आपके शायद 31 जनवरी तक के अमेंडमेंट जून अटेम्प्ट में आते हैं, और जो दिसंबर अटेम्प्ट देते हैं उनका शायद 30 जून या 31 जुलाई तक के अमेंडमेंट 6 या 5 महीने ऐसा कुछ है ना, 6 महीने होंगे सर वो आते। तो आज की लिमिट 4 और 40 है और लगभग यही आपके रहेगी, अब चेंज नहीं होने। बहुत चेंज कर दिया यार, कितना चेंज करोगे आप। ये पुराना याद मत करना आप, लेकिन बताया कैसे धीरे धीरे इस डेफिनेशन को डेवलप किया, क्योंकि डेफिनेशन सबसे ज्यादा काम आती। तो अब एक बात बताओ आप, स्मॉल कंपनी किसे कहेंगे? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल और जिसकी टर्नओवर इन दोनों, यानी कैपिटल 4 से कम और टर्नओवर 40, 4 40 4 40, ऐसे याद रखें। 4 कम कैपिटल होगा, पैसा लगाएंगे कम, कमाएंगे ज्यादा, तो 4 40, कभी 2 20, कभी 50 2 ऐसे था। अभी आपको क्या याद रखना है? 4 40। आओ तो डेफिनेशन पे। तो स्मॉल कंपनी मीन्स ए प्राइवेट कंपनी विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 2 कंडीशंस, पेड अप कैपिटल इससे ज्यादा ना हो, टर्नओवर इससे ज्यादा ना हो। याद रख लोगे? हाँ पूछो। ओपीसी हो सकती है ना, जो बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ मिल सकते हैं, लेकिन तो ओपीसी भी तो आएगी तो प्राइवेट में ही। ओपीसी है तो क्लास तो प्राइवेट में ही है, उसकी सब कैटेगरी है, बट है तो उसी में ना सर। सर एक चीज लेकिन ध्यान देना, कुछ कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बनेंगी। कुछ कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी, कौन सी? ये फॉलोइंग कंपनी। पब्लिक कंपनी हो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, फिर चाहे कैपिटल इतना सा हो, टर्नओवर इतनी सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक होना, स्मॉल नहीं हो। यदि आप होल्डिंग कंपनी हो, अरे आपने किसी और कंपनी के मेजोरिटी शेयर खरीदे बैठे हो आप, दादागिरी चाहिए, स्मॉल नहीं हो फिर आप। या आप पर कोई दादागिरी कर रहा है, यानी आप सब्सिडरी हो, यानी आपके सर पे आशीर्वाद है किसी और का, तो फिर आपको कहेंगे बेनिफिट। आप पे तो बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है, तो जिसका आशीर्वाद है वो भी स्मॉल नहीं, और जिस पर आशीर्वाद है वो भी स्मॉल। अरे होल्डिंग भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी और सब्सिडरी भी कभी स्मॉल कंपनी। आप सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो तो भी आपको, क्योंकि एनपीओ को और नंबर ऑफ बेनिफिट दे रखे हैं, तो ये बेनिफिट वहां भी नहीं मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट, आप कंपनीज एक्ट में आते ही नहीं हो जी, आपका कोई सेपरेट लॉ है, आपकी अलग से कोई एक्ट बना करके आपके ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। याद रख लोगे? चलो मैं देखता हूं आपको डेफिनेशन कितनी समझ में आएगी। तो मैं ऐसा करता हूं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, पूछ लो ना। हाँ ठीक है, परीक्षा बातें कर रहे थे ना आप, चलो ठीक है, आप पूछता हूं, और जिसे पूछा जाए वही लोग जवाब देंगे, बाकी नहीं। मान लीजिए श्री आपकी कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है और आपका पेड अप कैपिटल है 4 करोड़ रुपीज, चलो थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं, 4.1 करोड़ रुपीज। जिससे पूछें उन्हीं को जवाब देना, बाकी लोग कुछ ना बोले प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट। आपको आपके अटेम्प्ट की कसम, अब नहीं बोले, अब कोई सांस भी नहीं निकाला, और ये पक्के वाली कसम है, फिंगर क्रॉस करने के बाद भी लगती है। ये वो प्रोविजन है जो अप्लाई होगा ही होगा। जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है। लीजा ये स्मॉल कंपनी है क्यों? हाँ तो 38-40 से ज्यादा होता है।
आप तो टर्नओवर बोल रहे थे। अच्छा, आप अपने आप से इतनी तेज तेज बातें करते हो। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ये स्मॉल कंपनी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। और से पूछेंगे कोई? और से पूछते हैं। हाँ काव्या बताइए, स्मॉल कंपनी है? प्रेक्षा, अटेम्प्ट की कसम अभी भी चल रही है, मैंने विड्रॉ नहीं की थी। नहीं है, आप बोल रहे हो है। देख लो कभी आपके साथ बैठ करके आपसे नहीं बन रही इनकी। ये सिर्फ कोई अनबन है या सिर्फ मन का ही फर्क है? देख लो आप अलग अलग जवाब दें, बट नहीं, नो नो डिस्कशन, नो परीक्षा, नो डिस्कशन। ये तो अपने कॉपीराइट है। स्मॉल कंपनी है? ठीक है। सीधी, सीधी नाम है ना? दिया, सॉरी दिया है। हर्षिता फाइनल आंसर बता दो। है। अरे देखो आप, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम, टर्नओवर 40 करोड़ से कम, तो स्मॉल हुई ना। कंपनी की टाइप देखो, कंपनी पब्लिक है। अरे सीता कान दिमाग है, इसलिए मैंने पहले वाली में प्राइवेट लिखा था, उसमें थोड़ा घुमाया, अब वहां फंस गए। मैंने भी अशोक गहलोत जी के कुछ वीडियो देखे हैं, उनके भाषण सुने हैं, मैं भी सीख गया हूं जादू करना। हमेशा ध्यान रखो, पहले कंपनी की टाइप पढ़ना प्लीज। और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। सर सबसे पहले कंपनी की टाइप तो देखो, यदि पब्लिक है ना तो मत देखो टर्नओवर, मत देखो कैपिटल। जब पहली रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही तो स्मॉल कंपनी कहां से होगी? हाँ पहले प्राइवेट है, अब सेकंड पॉइंट पे आओ, कैपिटल और फिर टर्नओवर, वो दोनों भी फुलफिल है। फिर देखो होल्डिंग सब्सिडरी है क्या, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। कई बार ऐसा होगा प्राइवेट है, कैपिटल भी कम, टर्नओवर भी कम, लेकिन लास्ट में लिखा है कि ये प्राइवेट किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है, तो भी स्मॉल नहीं है। या ये प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 का लाइसेंस लिए बैठी है, स्मॉल नहीं है। फिर डेफिनेशन को पूरा पढ़ो, सिर्फ इन 2 लिमिट के चक्कर में, ये तो 20% पार्ट है डेफिनेशन का। और सच बता रहा हूं मैं, इतना क्वेश्चन इजी कभी नहीं आएगा कि व्हाट इज स्मॉल कंपनी और आप ये प्रोविजन लिख के आ जाओ। इतना इजी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट सच में नहीं पूछेगी आपसे। अरे आपका लेवल ऑफ नॉलेज यार, आपकी डिग्निटी, और सीएम इंस्टीट्यूट इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ के आपकी तौहीन करेगी? कभी नहीं। आपका रेस्पेक्ट हमेशा है, क्वेश्चन आपके लेवल का मिलेगा, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे लोगों से दुश्मनी करना तो आपको भी पसंद नहीं है, दुश्मन भी लेवल का ही होना चाहिए ना। तो सीएम इंस्टीट्यूट आपको लेवल की क्वेश्चंस देगी, जिससे आपको भी लगे कि हाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कोई। ऐसे तो फिर बीकॉम एमकॉम कर ही रहे हो आप, कंपनी लो तो वहां पर भी है। तो चलिए आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं और कल फिर आगे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।